नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय आईएएस क्लासेस में। मित्रों, जो बांग्लादेश में जो इंसर्जेंसी हुई है, तख्ता पलट हुआ है, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो एक बहुत बड़ी घटना है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जबरदस्त होने वाला है। और इस घटना के पीछे कोई एक दो परतें नहीं है, कई सारे परतें हैं। बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल इसमें सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा। और देखिए, भारत के राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते भी आपको ये पूरा सिनेरियो इस समय समझना बहुत आवश्यक है। इसी सिनेरियो को मैं जोड़ते हुए आपको कहना चाहूंगा कि जो 240 सीटें मिली हैं इस बार भारत में बीजेपी को, उसका भी इससे बहुत बड़ा संपर्क है, संबंध है। ठीक है ना, उस संबंध को भी समझने का प्रयास करना। चलिए, ये जो पूरा सिनेरियो अभी हुआ है हमारे साउथ एशिया में, बांग्लादेश एक क्या है, यूं मान के चलिए आप, ऐसा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जिन्होंने उसको हैंडल किया। और उसको हैंडल करने वाले प्लेयर्स कौन कौन थे, एक बार वो समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आपको इसके जितने भी जो की प्लेयर्स हैं उनको एक बार ध्यान में कीजिए, तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा ये इंसर्जेंसी को समझना और भारत पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो समझना। देखो, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर नंबर 1 है यूएसए। ठीक है, ये कौन है साहब? ये यूएसए का डिप्लोमेट है और इसका नाम है डोनाल्ड लू। ठीक है, ये डोनाल्ड लू है। इसकी एक्सपर्टाइज है कि इसमें रिजीम चेंज करवाने पे, सीआईए के थ्रू ये काम करता है। क्लियर? ये अपने दूसरे बड़े प्लेयर हैं भैया, चाइना के शी जिनपिंग। ठीक है, और ये जो सबसे जो ये तो बांग्लादेश तो केवल क्या है, मोहरा है छोटा मोटा। मेन टारगेट कौन है? मेन टारगेट है भारत, हमारा प्यारा भारत। टारगेट यही है, इसको समझने का प्रयास करना। मैं एक बार आपको बांग्लादेश की जो इंसर्जेंसी उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर इसका इम्पैक्ट बताऊंगा भारत पे क्या पड़ा है। और अब देखो, वहां जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के प्रति, उसको भी समझने का प्रयास करना। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो आप सभी जानते हैं, विश्व को यदि मैं 2 भागों में बांटता हूं तो ऊपर का भाग नॉर्थ है, नीचे का साउथ है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कहते हैं बेसिकली, है ना, जियो पॉलिटिक्स में। नॉर्थ साउथ डिवाइड बेसिकली मतलब क्या है कि जो आर्थिक ऐसा मानता है कि साहब नॉर्थ वाले अमीर देश हैं, साउथ वाले गरीब देश हैं, ये इनका मानना है। और साउथ एशिया में अगर मैं बात करूं तो भारत इस समय महाशक्ति बन रहा है। और इसी में मैं दूसरी बात जोड़ूं कि विश्व में 1991 से पहले हमारा पूरा विश्व था वो 2 ध्रुवीय था। एक तरफ तो रशिया था और दूसरी तरफ यूएसए था। 91 के बाद सिचुएशन चेंज हुई और चाइना ने जबरदस्त उभार किया और इस विश्व को बहुध्रुवीय बना दिया। और बहुध्रुवीय बनाया ही बनाया, साथ में भारत ने भी अपनी स्थिति बड़ी मजबूत करी आने वाले 10 सालों में। पिछले जो 10 साल गए उसमें इन्होंने अपनी स्थिति बड़ी मजबूत करी। अब मैंने ये जो मैप बनाया है, इस मैप में मैंने जो मैप विश्व में मान्य है वो मैंने आपको मैप दिखाया है। देखो, ये भारत का ऊपर का जो सरताज है, इसको विश्व के मैप में आपको कहीं पे भी चल जाओ आप, कटा हुआ मिलेगा। ये हिस्सा आप जानते हो, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इधर वाला हिस्सा चाइना के कब्जे में है, ये आपको ध्यान में ही है। ठीक है मित्र, अब समझो, बांग्लादेश तो क्या है, एक प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्या कर लिया, सिंप्लीफाइड कर लिया। और मेन टारगेट कौन है? हम लोग हैं। कौन है मित्र? भारत है। ठीक है, अब समझते हैं, एक एक इशू समझते हैं इसमें। अब देखो, हुआ क्या था, 3-4 बातें समझने की हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था, पहली चीज आपने देखी थी, मोदी जी की रशिया की विजिट हुई थी। ठीक है, रशिया गए थे साहब। रशिया जाते ही वहां पर G20 सम्मेलन वाले जितने भी देश थे उनमें भी खलबली मची। क्लियर है? और इन्होंने कहा साहब, यूएसए के प्रेसिडेंट साहब ने, कि साहब ये क्या हो रहा है, हम तो रशिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश किसके साथ जाके बैठ रहा है? रशिया के साथ बैठ रहा है। और एक बात और समझो, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है भारत की? साउथ एशिया में है। एक तो इसको काउंटर करना है, दूसरा चाइना महाशक्ति बना हुआ है, इसको भी काउंटर करना है।
कैसे करेंगे? तो रशिया जो देखो, एक बात और समझो, जो अहंकारी और पैसे वाला आदमी होता है ना, जिसके पास बड़ी पावर होती है, छोटा मोटा उसको आंख दिखा देता है ना, तो वो दिल में जरूर लगा के बैठता है कि इसको क्या है, मुझे सबक सिखाना है। तो एक इशू ये भी चल रहा था। और देखो, कोई भी देश की, इसका राष्ट्रहित किसमें है यूएसए का, कि मेरी सिचुएशन बनी रहे, मैं महाशक्ति के रूप में बना रहूं, और वो जब भी बना रहूंगा कि जितने भी उभरते हुए देश हैं उनको मैं डिस्टेबलाइज करता रहूं, उनकी टांग खींचता रहूं, वो हमेशा क्या रहे, अनस्टेबल रहे। वो कब रहेंगे, उसी के लिए सारे कार्य करता रहता है साहब ये अमेरिका। लेकिन इस वाले केस में जो मेजर रोल अदा किया था, वो रोल अदा किया था एक तो चाइना ने, और रोल अदा किया था पाकिस्तान ने। उसमें आग में घी का काम किसने किया था, डोनाल्ड लू ने किया था। क्लियर है? चलो अब एक बार बांग्लादेश की स्थिति समझ लो। देखो, बांग्लादेश में अभी तात्कालिक दो कारण हुए जिसकी वजह से यहाँ पे हिंसा बढ़ गई। पहला कारण तो क्या था, अभी इलेक्शन हुए यहाँ पे। क्लियर है? इलेक्शन में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, इंपॉर्टेंट पार्टीज कौन कौन है मित्र? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्टी है ये, पहली शेख हसीना की आवामी लीग। कौन सी है मित्र? आवामी लीग। इनके पिता राष्ट्रपिता कहलाते हैं वहां पे। जैसे यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, और जो दर्जा यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में है, वही दर्जा इनके पिता को था। क्लियर है? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको क्या उपाधि मिली हुई है, बंग बंधु मिली हुई है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आवामी लीग को हेड कौन करता है? शेख हसीना करती हैं। ये भी बड़ी फाइटर लेडी है। इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आप इनके बारे में। दूसरी पार्टी बीएनपी, खालिदा जिया की, बांग्लादेश नेशनल मूवमेंट। तीसरी है जमाते इस्लामी, और चौथी है जातीय पार्टी। इस बार के चुनाव में क्या हुआ मित्र, ये बीएनपी ने बॉयकॉट कर दिया। इस बीएनपी ने बांग्लादेश में बोला साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन आपके कब्जे में है, और ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है धांधली करता है, इसलिए हम इलेक्शन में ही नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन में इनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्लियर है? ये दोनों बागड़ बिल्ले, क्लियर है, मिल गए। और इन दोनों को फंड कौन करता है साहब? सीआईए, सॉरी सीआईए नहीं, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान फंड नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान जितने भी रेडिकल एलिमेंट है उनकी क्या है भैया, शरणगाह है, उनकी क्या है भैया, लॉन्चिंग पैड है। तो ये जो जमात इस्लामी है, इसका इस पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के साथ सगा संबंध है, और चाइना इस काम के लिए इनको फंड करता है। और ये दोनों पार्टी मिलकर क्या करती हैं, बांग्लादेश में कैसे भी करके, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत इस्लामी शासन को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है। और वो लागू रहेगा तो स्टेबलाइज तो होगा ही नहीं वो। क्लियर है? अब देखो साहब, पहला तात्कालिक रीजन क्या है यहाँ पर, इलेक्शन का। इलेक्शन में क्या हुआ, बीएनपी ने बॉयकॉट कर दिया, और इस इलेक्शन में आवामी लीग ने कितनी सीटें जीत ली साहब? 224 सीटें जीत ली। स्पष्ट है। दूसरा बड़ा कारण क्या हुआ, बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन पॉलिसी बोलते हैं, जिसको यहाँ पर इन्हें एक लॉन्चिंग पैड के रूप में यूज में लिया। देखो, वहां पर एक स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, स्टूडेंट फेडरेशन है। वो 1971 में भी, जब ईस्ट पाकिस्तान बना था आज़ादी के बाद, 47 के बाद, उस समय भी ये स्टूडेंट यूनियन बड़ी मजबूत थी। और जितने भी वहां पर आंदोलन हुए या जितने भी वहां पे कूप हुए हैं, उन सब में इस स्टूडेंट यूनियन का हाथ बड़ा जबरदस्त रहा है। इन्होंने मतलब स्टूडेंटों को खूब यूज लिया है। अब देखो, आरक्षण पॉलिसी में क्या था उसको भी थोड़ा सा ध्यान में कर लो। बेसिकली क्या था, 1971 में जब ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश बना, तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। मुक्तिवाहिनी सेना बनी, और मुक्तिवाहिनी जो सेना बनी, उन्होंने अपने असंख्य मुक्ति वाहिनी के जितने भी वॉलंटियर थे उन्होंने बलिदान दिए थे। उनके लोगों का ये जो आपके तोपों के आगे लगा के बांध के 5-5, 7-7 लोगों को बांध के तोपों से उड़ाया था, बम लगा के उड़ाया था। महिलाओं का बांध दिया करते थे, उनको कैंप बनाया था इनकी, और उनके साथ बलात्कार किया करते थे कि भैया हमें क्या करनी है, अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। केवल उनका काम इसीलिए यूज में लिया करते थे, बकायदा खूंटे से बांध के रखते थे सैकड़ों महिलाओं।
मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा की थी इन्होंने। पाकिस्तानी आर्मी थी और कट्टरपंथी लोग थे, सोच इनकी यही थी। उस समय क्या था, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब मुक्ति संग्राम में जिन्होंने अपने आप का परिवारों ने होम किया था, भाग लिया था, उन सभी परिवारों को, जो जन थे, उनको एक आरक्षण दिया। और आरक्षण क्या दिया? 30% दिया। कितना दिया मित्र? 30%। और इन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता सेनानी कहा था। ये जो 30% आरक्षण था, ये मिलना 72 से स्टार्ट हो गया था। आप बोलेंगे साहब 72 से आरक्षण मिल रहा था, और कब तक मिला था? 2018 तक ये आरक्षण मिला था। कब तक मिल रहा था? 2018 तक आरक्षण मिल रहा था। बोलो साहब इतने वर्षों तक ये आरक्षण मिल रहा था, तो लफड़ा क्या हुआ? एक्चुअली हुआ क्या था, 2018 में ये आरक्षण को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब हुआ क्या मेरे मित्र, जब ये आरक्षण प्रणाली को इन्होंने समाप्त किया, तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी वाले थे, जो आरक्षण जिनको मिल रहा था, वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने इस प्रणाली को, आरक्षण प्रणाली को दोबारा से क्या कर दिया? बहाल कर दिया। और जैसे ही हाई कोर्ट ने इसको बहाल किया, दंगे भड़क गए। ठीक है, यहां तक भी ठीक था। अब जैसे ही शेख हसीना को लगा कि साहब मामला क्रिटिकल होता जा रहा है, तो वो चलेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब नहीं, ये व्यवस्था को हम कैंसिल करते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, मतलब 2018 के बाद जो बिना आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी, वो लागू रहेगी। ये इन्होंने वापस से डिसीजन दे दिया। लेकिन भैया ये तो अब डोनाल्ड लू, पाकिस्तान और चाइना को तो लॉन्च पैड चाहिए था, वो मिल गया था। अब इसमें लेकिन देखो शब्दों का कितना बड़ा खेल होता है, वो और समझो। हुआ क्या, शेख हसीना ने एक वर्ड और काम ले लिया था, रजाकार। रजाकार सेना आपने देखा होगा, हैदराबाद में नवाब की थी। रजाकार बोल दिया। किसको बोल दिया? कि ये जो स्टूडेंट वाले हैं, यूनियन वाले हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं देश में, सारे क्या है? रजाकार है। और रजाकार से आशय क्या था? जो देश के विरुद्ध जिनको काम करते थे, उनको रजाकार कहा था। मतलब कि जो ईस्ट मुक्ति संग्राम चल रहा था, उस समय जो पाकिस्तानी सेना थी, या जो कट्टरपंथी थे, जो प्रताड़ित कर रहे थे इनको, बांग्लादेशियों को, उनको रजाकार कहा गया। तो ये रजाकार वर्ड इनके लिए काम में ले लिया। तो अब इनके मौज हो गई, किसके? पाकिस्तान के और भैया चाइना के। इन्होंने जबरदस्त फंड इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जितने भी आप बीएनपी के पार्टी वाले थे, उनको भी मौका मिल गया। उन्होंने अच्छे से आग लगानी स्टार्ट करी और यहाँ पर दंगे भड़का दिए। और जो डोनाल्ड लू था, CIA का एजेंट, जो रिजीम चेंज करने का मास्टर आदमी है, ये पिछले ही महीने बांग्लादेश जाके आया है। पिछले महीने ही बांग्लादेश जाके सारी सेटिंग करके आया है। उससे पहले भारत में था ये, जब इलेक्शन चल रहे थे। मैं इसका आपको रिलेशन बताऊंगा इलेक्शन का, ठीक है। और ये दो ऐसे कारण रहे मित्र, जिनकी वजह से इंस्टेंट बांग्लादेश में इतनी बड़ी स्थिति हो गई कि भैया वहां के प्रेसिडेंट को वहां के हेलीकॉप्टर लेके उड़ के भारत आना पड़ा। अभी भारत में ही है ना, ब्रिटेन में वो सुरक्षित है इस समय, और किसी देश में सुरक्षित नहीं है। अगर मैं सुरक्षित की बात करूं तो शेख हसीना भारत में ही इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और कहीं नहीं है मित्र। अब आप बेसिकली एक छोटा सिनेरियो और देखें। अब आपको देखो इनकी परतें थोड़ी थोड़ी खोल के बताता हूं, भारत के लिए इम्पैक्ट और समझो आप। ये देखो इंटरनेशनल मैप में ये हिस्सा और ये हिस्सा अभी भी कटा हुआ है। भारत का ये चिकन नेक है। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है भारत का, ये पूरा ईसाई डोमिनेटेड एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है। 3 स्टेट तो आप जानते हैं, टोटली 95% वहां पर क्या हो गए हैं? ईसाईकरण हो गया है। यूएसए क्या चाहता है मित्र? यूएसए चाहता है, और बेसिकली यूएसए के जो CIA है, डोनाल्ड लूप है, ठीक है, ये कुकी विद्रोही हैं जो मणिपुर में, ये कौन है? ईसाई हैं। इन कुकी विद्रोहियों को पूरा समर्थन यही दे रहा है। क्लियर है? और ये क्या चाहते हैं? ये मणिपुर का एरिया, म्यांमार और लाओस का एरिया को तोड़ के यहाँ पे जो ईसाई बहुसंख्यक है उनका एक अलग क्या बना दें? देश बना दें। छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है मेरे मित्र। आपको मजाक लग रहा होगा ना, भारत में जो इलेक्शन हुए 240 सीटें आ गई, सब कहते 400 नहीं है, 400 नहीं है। अरे मेरे मित्रों, पूरे विश्व की स्थिति देखो, 240 आ गई। ये नरेंद्र मोदी ने ही खूंटा गाड़ दिया इनके सामने, नहीं तो ये रिजीम चेंज होनी थी इस बार। छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था।
आप यूरोप में देख लो, यूरोप में राष्ट्रपतियों की सरकार आ रही थी क्या? ब्रिटेन में सुनक साहब चले गए, वहां पर दंगे भड़क गए शानदार वाले, भड़के नहीं भड़के? और दंगे भड़के किसने? वहां जितने भी इस्लामी कंट्रोपंथी थे उन्होंने वहां पर दंगे भड़का दिए। यूरोप की हालत तो बहुत विकट हो चुकी है इस समय। अब आप देख लो, ब्रिटेन में शेख हसीना सुरक्षित नहीं है, क्लियर है। ऐसे ही आपने फ्रांस में देखा, तो यूरोप तो पूरा डिस्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है अगर इस प्रवासियों की समस्याओं का इन्होंने समाधान नहीं किया तो। और बोल रहे थे ना कि रिफ्यूजी को ला के रखो, रिफ्यूजी को ला के रखो, रख लो अब रिफ्यूजियों को ला के। हमारे यहाँ क्या था मेरे मित्र, एक यही स्टेट था जो राष्ट्रवादियों की सरकार बन गई, और पूरे साउथ एशिया में एक हम ही डेमोक्रेसी के चैंपियन है, इसे हमारे अलावा और कोई नहीं है। अब एक छोटा सा देश और ध्यान करो, ईस्ट तिमोर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोरी कल्पना नहीं है, ये सेम काम अमेरिका ईस्ट तिमोर में कर चुका है। इंडोनेशिया से ये ईसाई बहुसंख्यक पार्ट को तोड़ के नया देश बना दिया है। सेम इसी तर्ज पर यह देश की भी कल्पना की जा रही है, क्लियर है। दूसरा एक बात समझो, ये जो भैया लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया है ना, यहाँ पर ड्रग कार्टल चलता है। क्या चलता है? ड्रग कार्टल। ये जो 3 देशों का ड्रग कार्टल का समूह है, ये अमेरिका के द्वारा डिस्टेबलाइज करने के लिए इटली के साथ मिलके साउथ एशिया में ये पूरी एक ड्रग की इकोनॉमी चलाता है। देखो, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ेगी या वहां पर और अराजकता फैलेगी तो उनको शांत करने के लिए वहां देखना ड्रग का यूज बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पंजाब में जब आतंकवाद शांत हुआ, जब वहां की स्थिति देखी, लोग हतोत्साहित थे, तो उनको वहां से भैया दोबारा ड्रग इन्फ्यूज किया गया। ड्रग इन्फ्यूज करके वहां पे ड्रग इकोनॉमी क्रिएट की गई, और आज स्थिति क्या है कि वहां पर कट्टरपंथी जेल में से ही चुनाव जीत रहे हैं। उसके पीछे स्टार्टिंग किसकी हुई थी? ड्रग के माध्यम से स्टार्टिंग हुई थी, क्लियर है। अब भारत का परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव समझो। भारत की ये जो हमारी सीमा है, इस सीमा पे एक तो हमें हमारी सेना लगानी पड़ेगी, एक चाइना के लिए इस सीमा पर हमें हमारी सेना को लगाना पड़ेगा। अब ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो हमारी सीमा है, इस पर भी हमें क्या आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ेगा। 3 तरफ से घेरने का हमें षड्यंत्र रच दिया है। और भारत में रहने वाले कट्टरपंथी क्या बोल रहे हैं कि हम सड़क पे आएंगे। उन्होंने मुजाहरा करके देख लिया इस इलेक्शन में कि किसी भी हिंदू ने चू नहीं बोला, कोई टेंशन नहीं है, कितना दंगा फसाद कर लो, दूसरे लोग कुछ नहीं बोलते। तो आने वाले समय में आप तय मान के चलना, भारत की 25% जो स्टेट हैं वो ऑलरेडी डेमोग्राफी उनकी चेंज हो चुकी है, और आपको ध्यान में होगा 2047 का इनका एजेंडा, अभी महाराष्ट्र में पोस्टर सारे लग गए थे कि 2047 में जो हमारा मेन एजेंडा है गजवा हिंद का, हमें उसको पूरा करना है। और ये जो स्टेट की बात आपको बता रहा हूँ ना मैं, कि मणिपुर वाले जो, और लाओस वाला, और ये अपना म्यांमार वाला, इन पार्टों को मिला के बहुसंख्यक ईसाई देश बनाना है। ये बहुसंख्यक ईसाई देश बनाने की बात किसने भी बोली थी? शेख हसीना ने भी बोली थी, तब भी इनका दिमाग खड़क गया था, क्लियर है। दूसरा, चाइना के परिप्रेक्ष्य में 3 बातें समझें। चाइना क्यों भैया जबरदस्त नाराज और हो गया हमसे? भारत के साथ 3 एग्रीमेंट हुए हैं बांग्लादेश के, उनकी वजह से चाइना के भैया जबरदस्त मिर्ची लगी है। पहला, मोंगला पोर्ट। ये मोंगला पोर्ट जो है ये चाइना चाहता था, लेकिन ये बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। तीस्ता डिस्प्यूट, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तीस्ता डिस्प्यूट पे जो एक प्रोजेक्ट है वो भी पाकिस्तान चाहता था, और वो चाहता था कि ये तीस्ता नदी आती है सिक्किम से। अब सिक्किम से आती जो नदी है और जो बांग्लादेश में एंटर करती है, उसके दोनों तरफ बढ़िया सिटी बनाना चाह रहा था, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करना चाह रहा था। लेकिन श्रीलंका ने भी ये किसको दे दिया? भारत को दे दिया। इस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व भारत के साथ करने के लिए बैठ गया। तीसरा, अडानी ने 10,000 मेगावाट का भैया यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए बात तय कर ली, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और ये तीनों प्रोजेक्ट किसको मिलने चाहिए थे? चाइना को मिलने चाहिए थे। चाइना किस लिए चाहता था? चाइना भारत को बेसिकली चारों तरफ से घेरना चाहता है। आने वाले समय में कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसके लिए बड़ा, आप ये मत होना कि एकदम से बड़ी घटना हो गई है, ये लगातार घटनाएं चल रही हैं, ये लगातार घटनाएं चल रही हैं। 3 कारण ये चाइना की तरफ से हो गए। पाकिस्तान आप जानते ही हैं,
पाकिस्तान को देखो, अमेरिका ने इस समय छूट दे रखी है कि तेरे को मैंने छूट दे दी, भारत के जम्मू कश्मीर में तो कुछ ही कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर है। कट्टरपंथियों का वो लॉन्च पैड है। जमाते इस्लामी का पूरा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। वहां से उन्होंने बांग्लादेश में उनको एक्टिवेट कर दिया। अब भारत को जो जो सीमा के तीनों क्षेत्र हैं, उन तीनों क्षेत्रों से इन्होंने घेरना चालू कर दिया। चौथा, विपिन रावत आपको ध्यान है क्या कहते थे कि भारत तीन तरफ से नहीं, भारत 0.5 जो आधा % जो देश के अंदर है, उनसे भी हमें बड़ा जबरदस्त खतरा है। तो हमें 3 फ्रंटों पे नहीं 3.5 फ्रंटों पे लड़ना है। तो वो 3.5 फ्रंटों के आपने मुजाहरा देख ही लिया होगा। अब देखो साहब, हिंदुओं पे क्या स्थिति चल रही है। जैसे ही ये इवेंट हुआ, हिंदुओं का इस्कॉन टेम्पल को आग लगा दी साहब। कली आग से आग लगा के फूंक दिया। घर के अंदर घुस के हिंदुओं पर प्रहार करने चालू कर दिए। लगभग 100 के आसपास मंदिर तोड़ दिए। एक हिंदू पत्रकार की हत्या कर दी। और भी जिगंस करके वहां पर अत्याचार हिंदुओं पर हैं, लेकिन आपको उनके बारे में भी खबर नहीं है। 8% हिंदू हैं, 17 करोड़ वहां की आबादी है। ठीक है। आज से 2071 में 21% थे, वह 8% रहे। अब इसका भी हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अगले 3 साल में 2-3% ही रह जाएंगे। अब ये हिंदू अब कहाँ जाएंगे साहब? ये हिंदू आएंगे भारत में। भारत को इनको ग्रहण करना भी चाहिए। और कहाँ जाएंगे ये बेचारे? यहाँ आएंगे तो आप सोचो, अगर 30-40 लाख भी आते हैं तो हमारे भारत में 30-40 लोगों का एक तो भार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उनके लिए वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की समस्या, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। क्लियर है। ये वही वेंडलाइज हो रहा है हिंदुओं पर, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उसकी एक घटना है। हिंदू पत्रकार की हत्या कर दी है। ये लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो कुछ छोटे मोटे हैं कि आपका मन में कुछ जागृति हो जाएगी साहब, हाँ वास्तव में कुछ हो अल्लाह मच रहा है और उसका प्रभाव भारत पे कितना बड़ा पड़ने वाला है अगले 10 साल में। ये आपके लिए एक ट्रेलर है। ये ट्रेलर हम भारत में देखेंगे आने वाले 10 साल। और कुछ बेसिक छोटी मोटी जानकारी है, उनको भी आप देख लेना। ये आपको ध्यान में आया है कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बना था, उस समय जो कूप हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था, कितने मिलिट्री कूप हुए उसकी हिस्ट्री भी आपको ध्यान में आनी चाहिए कि वहाँ बांग्लादेश में एकाएक ऐसा कैसे हो गया। एकाएक नहीं हुआ। 75 में 2 बार हुआ, तीसरी बार नवंबर में 75 में हुआ, 81 में कूप हुआ, 82 में कूप हुआ और 75 का जो 15 अगस्त का कूप था, इसी कूप में शेख हसीना के सारे परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया था। लगभग 20 से 22 इनके जो परिवार के सदस्य थे, छोटे बच्चे बड़े, सबका कत्ल कर दिया था। शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, उनकी छोटी बहन रिहाना जर्मनी में थी, इसलिए वो बच गई और वहां से आई तो 81 तक फिर भारत में ही रही। फिर 81 के बाद वो फिर बांग्लादेश गई थी। ये शेख हसीना परिवार की कहानी, आप इसको एक बार मैं ये पीपीटी उसमें टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये एक बार आप देख लेना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। छोटी मूल बातें मैंने आपको बताई दी। ये ऐसा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, राष्ट्रपिता बोलते थे उनको। राष्ट्रपिता के गले में जूतों की माला डाल दी, ऊपर छत पे खड़े हो गए, चश्मा तोड़ दिया। ये वही है जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से इसको बांग्लादेश बनाया था, मुक्ति संग्राम चलाया था। अब इनका कोई मान धर्म है क्या? तो भारत वालों सजग हो जाओ। ये इनके परिवार के सदस्य थे जिनके साथ में ये दुर्दांत घटना घटी। सबको मार दिया, छोटे बड़े, बच्चे, बहन, बेटी, सबको मार दिया। दोनों ये बच गई थी बस। स्पष्ट है। तो मैं बस आपसे इतना सा आग्रह करूंगा कि आपको ध्यान में आएगा कि ये छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये केवल इसलिए नहीं था कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना है। ये सब तो केवल एक छोटे मोटे मोहरे हैं। मोहरे आप और हम हैं, हमारा देश है भारत। ठीक है ना। ये 240 सीट जो आई ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्शन विश्व के लिए एक बहुत करारा तमाचा था कि ये जीत कैसे गए। पूरा विश्व लगा था, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए सब लगे हुए थे कैसे भी करके ये रिजीम चले जाए। तो ये जो चुनाव जीत के आए हो ना, तो इसको हल्के में मत लेना आप। और इस बार ये कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिए ना, तो ज़्यादा नहीं, 2000 अभी 24 चल रहा है ना, 2000 ये तो 47 के रहे। मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल में ही आपको ऐसा कुछ ना कुछ सड़क पर क्रांति आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। क्रांति तो नहीं,
सड़क पर आपको ऐसा आतंकवाद उत्पाद आपको देखने को मिल जाएगा। उसका छोटा सा आपने अभी फार्मर्स लॉ के अंतर्गत भी देखा था। चलिए, आशा करता हूं कि मेरी कुछ मूल बातें आपके ध्यान में आई होंगी और आपको एक पिक्चर क्लियर हुई होगी कि भैया ये जो आंदोलन है इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ने वाला है और हमें किस प्रकार से अब तैयारी में रहना चाहिए। चलिए, नमस्कार, सबको राम राम।